हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे हम चैप्टर 47 की। इससे पहले हम चैप्टर 44 और 46 के करीबन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 47 चैप्टर की जो कंप्लीट है विशिष्ट बालकों से। यानी विशिष्ट बालकों से अब तक पढ़ने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट वो कंप्लीट करे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक समस्यात्मक बालक। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे विशिष्ट कैटेगरी वाले बच्चों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? तो वो आयु होती है हमारी 2 से 6। इसमें वो खुद करता है और खुद से ही सीखने की कोशिश करता है। यानी हम लोगों को यानी बड़े लोगों को ऑब्जर्व करता है बचपन से ही, और यानी 8 महीने के बाद से वो अपना ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी से 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा क्या करता है? प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है, जो थाईलैंड का मेथड है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं थाईलैंड ने 1898 में प्रतिपादन किया था इसका। और इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने यह पता लगाया था कि पशुओं और मानवों को सीखने में प्रयासों और भूल का विशेष महत्व है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक बिल्ली रखी थी, भूखी बिल्ली पिंजड़े में, और वो खुद की ही गलतियों से पिंजड़ा खोलना सीखी थी। विशेष शिक्षा का अर्थ है कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये कब पूछा गया है? तो ये RPSC में पूछा गया, यानी राजस्थान में पूछा गया। स्पेशल एजुकेशन हम विशिष्ट विद्यार्थियों को देते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चाइल्डों के लिए होती है, बस इतना याद रखिएगा क्योंकि ये स्पेसिफाई होती है। ठीक है, विशिष्ट होती है। भूलने की अचेतन प्रक्रिया है तो ये होती है दमन, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसी कुछ हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं जिनको हम भूलना चाहते हैं, तो उनको हम दमन मेथड से यानी खुद से भूलने की कोशिश करते हैं, उसी को दमन कहते हैं। भूलने की अचेतन प्रक्रिया को ही दमन कहते हैं। विस्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसे जो ज्ञान अचेतन मन में सुरक्षित होता है वह वहाँ से विलोपित हो जाता है, जिसके कारण वह चेतन मन में नहीं आ पाता। जिस ज्ञान का प्रयोग विलोपन या विस्मृति कहते हैं। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है यहाँ पे सक्रिय विस्मृति, एक होता है निष्क्रिय विस्मृति। ठीक है, विस्मृति के पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 2 टाइप्स होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। पहला सक्रिय, दूसरा निष्क्रिय। ठीक है, एक्टिव होता है एक, यहाँ पे पैसिव मोड में रखी रहती है स्मृति। तो इसमें अगर हम बात करें सक्रिय की, तो इसमें क्या होता है? इसमें हम जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं परंतु भूल नहीं पाते हैं। यह स्मृति संकेत और संकेत चिन्हों के कारण हमेशा हमारे दिमाग में स्थायी रूप से रहती है, या फिर कहें ये हमारे साथ हमेशा स्थायी रूप से रहती है। जबकि निष्क्रिय विस्मृति कैसी होती है? इसको हमारा मस्तिष्क याद तो रखना चाहता है परंतु वह ऐसा ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको हमारा क्या करता है? मस्तिष्क याद तो रखना चाहता है परंतु वह ऐसा नहीं कर पाता, अर्थात इसका इसका जो ज्ञान होता है वह अचेतन में जाकर विलोपित यानी दमन हो जाता है। इसका जो ज्ञान है वो अचेतन में जाकर विलोपित या दमित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो यहाँ पर होती है <<70। ठीक है, कितनी होती है? 70 होती है। 11 से 15 वर्ष की आयु तक रहती है, और इस तरह से 11 से 15 वर्ष की आयु में अगर किसी की बुद्धि लब्धि कितनी है? 70 है। तो यानी वहाँ पर वो कैसा हो गया? मंदबुद्धि हो गया। टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। जल्दी ही हम आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे जिसमें टर्मन के और मतलब अन्य लोगों के बुद्धि लब्धि से रिलेटेड तथ्यों को आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी का पार्ट है पर होम साइंस में भी ये इंक्लूड है। होम साइंस में मतलब होम साइंस में आपका साइंस भी है, होम साइंस में आपका साइकोलॉजी भी है, होम साइंस में आपका एजुकेशन भी है। ठीक है, ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा जिसको होम साइंस ने टच नहीं किया हो, लगता है होम साइंस है। ठीक है, होम साइंस में आपका मैनेजमेंट भी है, होम साइंस में आपका टेक्सटाइल भी है, होम साइंस में आपका मतलब पौष्टिक तत्वों से रिलेटेड है। तो जब हम उसकी ब्रांचेस की बात करेंगे तब देखेंगे कि होम साइंस में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो अन्य सब्जेक्टों से उसमें इंक्लूड किए गए हैं, या कहें कि वो अन्य सब्जेक्टों को टच करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको सैम्पलिंग पढ़ाऊंगी, तो सैम्पलिंग में क्या है? ये एजुकेशन का पार्ट है सैम्पलिंग बेसिकली। अगर मैं इसमें आपको
साइकोलॉजी पढ़ाऊँगी तो वो क्या है, ये मंदबुद्धि क्या है? साइकोलॉजी का पार्ट है बेसिकली। और इसी में आपको मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से इसकी ये जो ब्रांचेज़ हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि यहाँ से हर एक 2 से 4 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। तो इसलिए यहाँ से आपके हर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसी बीच में बालक में संभावना रहती है कि वह उन्नति भी कर सकता है और अवनति भी कर सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मंदबुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है। 2 वर्ष की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणी को डॉगी कहती है। यानी उसने 4 पैर वाले जो भी पशु या मतलब जो भी उसने देखा उसको क्या कहेगी वो? डॉगी कहेगी। तो ये भाषा त्रुटि कर रही है कि जिसे कहते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ओवर एक्सटेंशन कहते हैं। यानी अधिक व्याप्ति कहते हैं क्योंकि उसको दिमाग में ये है कि जिसके 4 पैर हैं वो डॉगी है। ठीक है? चलिए प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति की 40% से अधिक उल्लेखित अशक्तता को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति। 40% से अधिक क्या है? अधिक उल्लेखित अशक्तता है। तो इसको कहेंगे बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति की 40% से अधिक उल्लिखित अशक्तता को बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति कहा जाता है। समूह के साथ अनोन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को डॉट डॉट क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे होता है अंतःकारी समस्याएं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इंटरनलाइजेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। दोनों की जो लिंक रहेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। डंडों को अधिक प्रभावशाली बनाने की विधि क्या है? तो यहाँ पे अगर डंडों को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो ये हो जाती है वर्णन करना, दूसरी हो जाती है अभिभावक बालकों में स्नेहपूर्ण संबंध करना और तीसरी हो जाती है एकरूपता करना। तो इससे हमारा क्या होता है? डंडों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इशू मतलब अपंगताओं के प्रकार हैं और इनसे जुड़े हुए ये क्या है? तो ये आपके अधिनियम है। चलिए तो यहाँ पे इस तरह से इसे देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी की बात की जाएगी तो ये अधिनियम क्या है? अपंग व्यक्तियों के लिए बस ऐसे पूछा जाता है। पीडब्ल्यू आपने देखा ना, वैसे भी पीडब्ल्यूडी कहते हैं ना, पीडब्ल्यू वालों का ये कैटेगरी। तो ये किसके लिए बना गया? अपंग व्यक्तियों के लिए। ऐसे ही देखते हैं CL को, तो यहाँ पे PNR अधिनियम कहा जाता है इसको। तो ये होता है कामकाजी बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं जो लेबरगिरी का काम करने लग जाते हैं, तो उनके लिए होता है। JJ और C&P अधिनियम की बात की जाएगी तो ये निराश्रित बच्चों के लिए होता है, जिनका आश्रय वाला कोई नहीं होता। वो मतलब खुद से ही अपना गुजारा करते हैं। तो इस तरह से निराश्रित यानी किसी पर आश्रित ना होना। ठीक है, यानी जिनके माता पिता नहीं होते या होते हुए भी नहीं होते, ऐसे बच्चों को हम JJC&P अधिनियम के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं PCPNDT अधिनियम की। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। यानी आपने देखा होगा कभी, आपने किसी मतलब ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो गर्भ धारण कर लेती हैं, ना उनके हस्बैंड का पता होता है ना उनके परिवार का पता होता है, बट वो गर्भवती महिला होती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि आपने फुटपाथ पे, रेलवे स्टेशन पे, भारत में तो अमूमन आपने ऐसे केसेस अपनी लाइफ में बहुत देखे होंगे अगर आप घर से निकलते हैं तो। ठीक है, तो कभी कभी तो मतलब प्रेग्नेंट महिला का कुछ भी अता पता नहीं होता, बट हाँ जो बर्थ होती है उसका भी नहीं पता होता कि वो किसका है। तो इस तरह की जानवरों वाली कंडीशन होती है, बट उनकी जो देखभाल है वो सरकार के इस नियम के अंतर्गत होती है। PCPNDT इसकी हम मोर डिटेल एक वीडियो के माध्यम से कर लेंगे, क्योंकि ये गर्भवती महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए तथा ऐसी महिलाएं जिनका भरण पोषण के लिए भी कोई उत्तरदायी नहीं होता। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे HAMA, तो ये दंतक हिंदू माता पिताओं के लिए होती है। दंतक का मतलब हो गया, आपने रानी झांसी वाली जो स्टोरी है उसको सुना होगा या कभी भी टाइम मिला होगा तो पढ़ा होगा। तो ये वहाँ पे क्या था, उनके पास दंतक पुतीत होता जिसको अंग्रेजों ने उनका शासन या उनके शासन के योग्य उन्हें नहीं समझा, क्योंकि अंग्रेजों की क्या नीति थी? मतलब हड़प नीति क्या थी
कि राज्य करो, ठीक है? फूट डालो, राज्य करो। तो उन्होंने इसी हड़प नीति के तहत जो अवध था उसको कुशासन के तहत हड़पा था, क्योंकि अवध में तो पुत्र था, बट उसको कह दिया कि आप अच्छा शासन नहीं चला सकते हो। जबकि झांसी को उन्होंने दंतक पुत्र को अस्वीकार करते हुए हड़पा था। और जिन जिन राजाओं पर उनकी संतानें नहीं थी, उनकी बर्त वाली संतानें नहीं थी, उनको भी हड़प नीति के तहत हड़प लिया था, जो डलहौजी के समय काल में थी। तो ऐसे ही होता है, दंतक पुत्र जो लेते हैं या दंतक हिंदू माता पिता जो होते हैं, उनको हम किस अधिनियम के तहत देखते हैं, तो HAMA के अधिनियम के तहत देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चा अभिकथन कह रहा है कि बच्चा दंतक ग्रहण करने पर विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दंतक ग्रहण करने वाले अभिभावकों को बच्चे को परिवार में एकीकृत करने की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दंतक ग्रहण किए गए बच्चे हमेशा समस्याग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए सही है, परंतु आर गलत व्याख्या करता है। ठीक है, ए सही है परंतु आर क्या कर रहा है, गलत व्याख्या कर रहा है। बच्चा दंतक ग्रहण करने में पर विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दंतक ग्रहण करने वाले अभिभावकों को बच्चों को परिवार में एकीकृत करने की जरूरत होती है, तथा दंतक ग्रहण किए गए बच्चे हमेशा समस्याग्रस्त नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या कहा गया है, समस्याग्रस्त होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बच्चा हमेशा समस्याग्रस्त निकले, क्योंकि यहाँ पे बाई नेचर होता है कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। अभिकथन कह रहा है कि स्कूल जाने प्रवेश करने वाले बच्चों को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्परता व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, जबकि कारण कह रहा है कि जो बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार होते हैं वे संतोषजनक समायोजन करेंगे तथा शिक्षा के प्रति उत्साहवर्धन अभिव्यक्ति विकसित करेंगे। तो यहाँ पे जो कथन और कारण है उसको देखना है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है, यानी यहाँ भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगी, और उसकी जो लिंक है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अविकथन है और दूसरा क्या है, तर्क यानी आर है। तो आपको ये बताना है पढ़कर कि कौन सा कूट प्रयोग सही रहेगा। तो प्रारंभिक वर्षों में लंबी अवधि तक स्थानीयकरण झेलने वाले बच्चों में अधिगम समस्या की संभावना अधिक होती है। कतिपय क्षमताओं के उभार के लिए पहले 6 वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। बचना के नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, प्रारंभिक वर्षों में लंबी अवधि तक स्थानीयकरण झेलने वाले बच्चों में अधिगम समस्याओं की संभावना अधिक होती है। एक अध्यापक नोटिस करता है कि उसका एक विद्यार्थी नियमित रूप से बोर्ड में गलत कॉपी कर रहा है, तथा माता पिता को वह किस जांच की सलाह देगा। जो बोर्ड होता है उस पर वो उतार रहा है और उससे वो गलत कॉपी कर रहा है, तो या तो उसकी दृष्टि दृष्टि अभाव है, या बौद्धिक क्षमता में कमी है, या फिर उसको क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा डाइसलेक्सिया है। ठीक है, ये एक बीमारी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा अब सी और यहाँ पे डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, डायलैक्सिया क्या है, पठन मतलब अध्ययन अध्यापन में कमी होना डायलैक्सिया कहलाता है, यानी लिखने पढ़ने में असमर्थ होना। बौद्धिक क्षमता और दृष्टि दोष भी हो सकता है जब वो गलत उतार रहा है। तो निराश्रित बालकों की पुनर्वास प्रक्रिया को क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पे जो क्रमानुसार अगर बात की जाएगी तो हम सीधे यहाँ देख लेते हैं निराश्रित बालकों की पुनर्वास प्रक्रिया को। तो बालक पर्यटक पाया जाता है, CWC द्वारा की गई जांच होती है। बालक निराश्रित एवं दंतक ग्रहण के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित होते हैं। SAA द्वारा भारतीय अभिभावकों की तलाश का प्रयास है। अगर बात की जाए यहाँ पे SARA क्या है, तो ये अंतर्देशीय दंतक ग्रहण के लिए विचारणीय नहीं का प्रमाण पत्र देता है। ये क्या करता है, विचारणीय नहीं का प्रमाण पत्र देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कथन बालक श्रम अधिनियम संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों को स्कूल में नामांकन हो। और कारण कहता है कि RTE
अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित करना कि राज्य जिम्मेदारी है कि 18 वर्ष के नीचे सभी बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पे जो रहेगा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए, समाज में थी बालकों में डेटेस मापन का उपकरण है, तो यहाँ पे है साथी समूह के साथ संबंध। समाज में थी क्या है, साथी समूह के साथ संबंध है। ठीक है, सोशियोमेट्री की अगर बात की जाती है, समाजी संबंधों के मापन की एक संख्यात्मक विधि है। इसका प्रतिपादन मनोचिकित्सा जैवक एल मेरोने ने अपने सामाजिक संरचना तथा मनोवैज्ञानिक सद्व्यवहार के बीच संबंधों के अध्ययन के दौरान किया था। नेक्स्ट देखिए, अब अवकथन कह रहा है कि विकलांग बच्चों में केवल विकलांग बच्चों के साथ ही शिक्षित किया जाना चाहिए, जबकि कारण कह रहा है कि केवल एक विकलांग ही विकलांग की समस्याओं को समझ सकता है। तो यहाँ पे कारण और कथन दोनों ही गलत है, क्योंकि इस तरह का जो आधुनिक एजुकेशन है, या कहें कि इस तरह की जो अभी एजुकेशन है, वो इसकी इजाज़त नहीं देती। क्योंकि अगर आप विकलांगों को विकलांग के साथ ही रखोगे, तो उसकी मानसिकता कभी चेंज नहीं हो सकती, तथा वो अपने आप को कभी भी मतलब स्ट्रांग, या फिर कहें कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में अपने आप को कभी भी रखने की चाह नहीं रख पाएगा, या कहें कि अपने आप को नहीं रख पाएगा। नवोदय विद्यालय के ओपन होने के क्या कारण है, तो यही है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि नवोदय विद्यालय निम्न में से किसके लिए खोले गए थे। तो ये 19 1986 के जो आपकी पॉलिसी आई थी, उसमें ये नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया था। और उसी पॉलिसी की देन है कि आज भी हम डिस्टेंस मोड की एजुकेशन, जिसको आप ओपन एजुकेशन कहते हैं, उसको ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी ने उस टाइम पे इसकी बहुत पहल की थी। अब यहाँ पे बात करते हैं रूरल टैलेंटेड स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होता है, तो जो ग्रामीण विद्यार्थी होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, उनके लिए होता है। याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये टर्म समझ में नहीं आता, बट आपको ये टर्म समझ में आ रहा होगा, टैलेंटेड, तो आप इसको याद रखेंगे। ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए ये खोले जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है, जीआईसी प्रवक्ता में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नवोदय विद्यालय कहाँ से कहाँ तक रन होते हैं, तो हम सबको पता है कि 1 से 12 तक रन होते हैं, और विद्यार्थियों के लिए होते हैं। यह सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जो ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए कराई जाती है, जो अभी आपने नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस देखे होंगे 6 क्लास के। बाल अपराध अर्थ कारण और उपचार। तो चलिए, यहाँ पे इस गद्यांश को मैं पूरे को पढ़ना, कुछ इसमें से क्वेश्चन देने हैं, तो ये आप इजीली कर लेंगे, और ये कभी भी रिपीटेड होने किसी के चांसेस कम बनते हैं। बट हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाल यौन शोषण भारत में होता है, परंतु प्रतिवेदित नहीं किया जाता, और बच्चे विरोध करने में विफल रहते हैं। क्योंकि इसकी आवाज़ घर पे ही दबा दी जाती है। हकीकत तो इस तरह की है। बच्चे अज्ञानी हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें खुद नहीं पता होता कि जाना कहाँ है। जहाँ भी बताते हैं लोग, उनकी हकीकत है। 10% नहीं, मैं कहूँगी 100% नहीं, तो 90% ही हकीकत है। तो वो जिसको बताते हैं वही कह देता है कि आगे नहीं बताना ये किसी को। तो ये है इंडिया में इस तरह के केसों की हालत। बाल यौन शोषण भारत में होता है, परंतु प्रतिवेदित नहीं किया जाता है, जबकि विदेशों में इस पर खुल की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे एक शादी के बाद अगर आप दूसरी शादी करें, उसे छुपा के करते हैं। इस तरह की यहाँ पे इस चीज़ को लेकर टेंडेंसी है इंडिया में। जबकि आप अगर बता के करो, तो सामने वाला एग्री होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, बट यहाँ पे चीज़ों को छुपा कर ही कार्य किए जाते हैं। छुपा कर क्या आप जुर्म को की मतलब छुपा के क्या, बट यहाँ पे छुपा कर किए जाते हैं। आप कर्म छुपा सकते हो, उससे मिलने वाला प्रतिफल कभी नहीं छुपा सकते हो। तो तभी तो ऐसे रिश्ते जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। बाल यौन शोषण, इसे किसी एक बच्चे के साथ छेड़छाड़ भी कहा जाता है। ये बाल शोषण का एक रूप है, जिसमें एक वयस्क या बड़ा व्यक्ति यौन उत्तेजना के लिए एक बच्चे का उपयोग करता है। तभी तो पॉस्को इंडिया में लाई गई थी। पॉस्को को अभी हम देखेंगे, जो आसाराम बापू पर लगी थी।
चलिए, ये बच्चे का अधिकार नहीं है। क्या अधिकार नहीं है? 16 वर्ष की आयु तक की उसकी खतरनाक रोज़गार से सुरक्षित रखने का अधिकार। तो यहाँ पे यही अधिकार नहीं है, बाद बाकी उसके पास सारे अधिकार हैं, यानी उसकी आयु और शक्ति के अनुरूप व्यवसाय में प्रवेश के लिए आर्थिक अनिवार्यताओं को यौन शोषण से संरक्षित होने का अधिकार है। स्वस्थ तरीके से विकसित होने के लिए समान अवसरों और सुविधाओं का अधिकार है, और 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो यही रहेगा। ये यहाँ पे ए वाला जो रहेगा वो गलत है, यानी 16 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित रखने का अधिकार यह बच्चों के अधिकार नहीं है, क्योंकि 14 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक रोजगार में से सुरक्षित रहने का अधिकार है, ना कि 16 वर्ष तक। ठीक है, 14 होती है यहाँ पे आयु, याद रखिए। 6 से 14 उन्हें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक उन्हें खतरनाक किसी भी रोजगार में आप नहीं लगा सकते हैं। जो भी लगाएगा उसके लिए दंडनीय अपराध है। बच्चों के प्रति की गई खतरनाक चीजों में से कौन एक जो चुपचाप कई बच्चों की क्षमता और विकास की लहर को तेजी से समाप्त कर देती है, यानी उनके जीवन को ही लगभग आधे % से ज्यादा समाप्त कर देती है। अगर कोई अधिक मनोबल का या पॉजिटिव इंसान है तो वही आगे बढ़ पाता है। ये होता है यौन शोषण, जो भारत में बहुत तेजी से होता है और बहुत बड़े तादाद पे होता है। बट इसका यहाँ पे कोई भी मतलब जो केसेस वही केस हाथ में पड़ पाते हैं जो हाईलाइट होते हैं, या कहें कि वही केस हाथ में पड़ पाते हैं जहाँ सामने वाले की जान चली जाती है। बच्चों के प्रति की गई खतरनाक चीजों में से यौन शोषण, चाइल्ड एब्यूस, एक चुपचाप कई बच्चों की क्षमताओं और विकास की लहर को तेजी से समाप्त करता है। ठीक है, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं भारत में बहुत सेंसिटिव हैं, और इन पर इतना तेजी से सरकार काम कर रही है। अगर उतनी ही तेजी से जिस तरह अदर स्टेट की सरकारें कर रही उतनी ही तेजी से यूपी की भी करें, और साथ में उनके माता पिता भी करें, साथ में बच्चे को भी इतना जागरूक रखा है, स्कूल वालों का भी दायित्व है कि उनको इस तरह के मतलब जो भी प्रोग्राम है उनसे अवगत कराया जाए, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार हो सकें। ठीक है, चलिए, अभिकथन कहता है कि संस्थाओं में रहने वाले बच्चों में बच्चे जो प्रारंभिक वर्षों में प्यार और दुलार से वंचित रह जाते हैं, उनमें बड़े होकर नकारात्मक परिणाम देखे जाते हैं। ठीक है, कारण कह रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में वंचित होने से लगाव संबंधी विकार हो जाते हैं, और बाद में वे विश्वास के विकास में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। संस्थाओं में रहने वाले बच्चों जो यहाँ पे आरंभिक वर्षों में प्यार और दुलार से वंचित रह जाते हैं, उनमें बड़े होकर नकारात्मक परिणाम देखे जाते हैं, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में वंचित होने से लगाव संबंधी विकार हो जाते हैं, और बाद में विश्वास के विकास में कमी आ जाती है। निम्नलिखित विधानों के अधिनियम को प्रारंभिक से लेकर नवीन तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, विधानों के अधिनियम का प्रारंभ से लेकर नवीनतम तक क्रम है अनैतिक मानव व्यवहार यानी रोकथाम अधिनियम। ठीक है, दूसरा है बाल श्रम अधिनियम, तीसरा है किशोर न्याय यानी देखभाल एवं रक्षा बाल अधिनियम, और यह है बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम। तो यहाँ पे इस तरह के आप इन्हें देखेंगे, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विधानों के अधिनियम को प्रारंभ से लेकर अंत तक लगाइएगा। ये बच्चों के लिए विधान किए गए हैं, उपाय किए गए हैं। यही देखिए, अभिकथन कहता है कि वह बालक जो 16 वर्ष की कम आयु के हैं उन एवं जिन्होंने कोई अपराध किया हो उन्हें विधि विरोधी बालक कहते हैं। ठीक है, जबकि कारण कहला गया 16 वर्ष से कम आयु के बालकों को भोला और पवित्र माना जाता है, तथा उन्हें उनके अपराधों तथा दंड कम कम दिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत हैं। ये देखिए, ये अभी हम जिसकी ज़िक्र कर रहे थे वो आ चुका है पॉक्सो। हुँ, यहाँ देखिए, विकलांग व्यक्ति का अधिनियम कौन-सा है? पीडब्ल्यूडी, बाल यौन अपराध पॉक्सको। ठीक है, इसी के तहत आसाराम बाबू को जेल हुई थी। पॉस्को में क्या होता है कि यहाँ पे आप मतलब ऐसे बच्चा जो मतलब
जिसकी मतलब एक परिपक्व एज नहीं है और आप उसके साथ कुछ गलत करते हैं तो ये पॉस्को के अंतर्गत आता है। यौन शोषण, बाल श्रम की अगर बात की जाए, CL एंड यहाँ पे P&R अधिनियम इसी के अंतर्गत है। कानून विरोधी बालक की बात की जाए तो JJ&CP अधिनियम है। और हिंदू दंतक ग्रहण की बात की जाए तो महा है। ठीक है, HAM है। यहाँ पे अनाथों और को संस्था में रखना भारत सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। संस्था में रहने वाले वाले एक बच्चे को उसके विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक सुरक्षा और देखभाल प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे देख लेते हैं। ठीक है, ए और आर दोनों गलत है। बाल श्रम बच्चों के विकास के अधिकारों का घोर उल्लंघन है। कारखानों में काम करने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनका शारीरिक रूप से शोषण किया जाता है और उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। वह स्थान जहाँ पर बाल अपराधियों को मुकदमा पूर्ण होने तक रखते हैं उसको कहते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ पे पुनर्पण गृह। वह स्थान जहाँ पर बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसको कहते हैं पुनर्पण गृह कहते हैं। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2012 को। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 में अधिनियमित हुआ था। कितने वर्ष के बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 18 वर्ष के बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। वर्तमान में उम्र लड़कों की 16 वर्ष है, लड़कियों की 18 वर्ष है। ठीक है, क्या कि कितने वर्ष के नीचे बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं, तो लड़कों की 16 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष है। आज की श्रृंखला में हमने कंप्लीट की है, यानी आज की श्रृंखला में हमने विशिष्ट विद्यार्थियों को देखा है। चाहे वो विशिष्ट विद्यार्थी अपराधियों की वजह से हो, चाहे वो विशिष्ट विद्यार्थी खुद से अपराध करने की वजह से हो, चाहे वो विशिष्ट विद्यार्थी विशिष्ट शारीरिक क्षमता की वजह से हो, वो सभी इसी में विशिष्ट विद्यार्थियों में, स्पेशल चाइल्ड में आ जाते हैं। तो आज की श्रृंखला में हमने अपने चैप्टर 47 को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह इस बार तो हमने थंबनेल पर क्या करा है, चैप्टर भी मेंशन कर दिए हैं कम, तो आपको 47 वाला चैप्टर मिल जाएगा। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही है। नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें फिर हम यूथ के चैप्टर वाइज श्रृंखला में किसी नए चैप्टर को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।